हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता रहा था, देख लिया होगा आपने। हम आज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसके? एसएससी के, जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर में, जिसमें कुल मिला के 40 शिफ्ट्स का पूरा एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूं। और मेरे एनालिसिस का मतलब होता है पूरा एक एक क्वेश्चन का उठा के हम पोस्टमार्टम करते हैं और पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। आप अगर अभी जुड़े हो लेक्चर में तो इसे एंड तक देखना, और देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ, हमारा ओवरऑल पॉलिटी काफी हद तक रिवाइज हो गया। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। यह हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको पूरा कोर्स करवा रहे हैं 79 दिनों के अंदर। तो भले ही सीजीएल का एग्जाम आप ना दे रहे हो या फिर दे रहे हो, कोर्स हम सीजीएल का करवा रहे हैं। साथ ही इसकी तरह आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं वन डे, चाहे सीडीएस हो, एफकेट हो, सीएपीएफ हो, एमटीएस, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो, आपको बहुत फायदा होगा इस सीरीज से। रोज शाम को 6 बजे क्लासेस आती हैं। बाकी चीजें मैं आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं। इस लेक्चर का फायदा तभी है जब आप इसको पूरा एंड तक वॉच करते हो, और यकीन मानना आपका एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है। आखिरी तक जाते जाते आप बहुत सारी बढ़िया इंफॉर्मेशन लेके जाओगे और ओवरऑल पॉलिटी को रिवाइज कर लोगे। पॉलिटी में काफी आपको करवा चुका हूं। आज ये मेरा आखिरी सेशन है पॉलिटी का। कल से बढ़िया स्टैटिक जीके के लेक्चर्स आएंगे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स देखने हैं तो आप 1 से 2 दिन में उसे वाइंड अप कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, जनरल स्टडीज बाय समृद्ध सर करके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। अब आते हैं सीधा पीवाईक्यूज पे। आज मैं आपके लिए 2023 में जो मेंस का पेपर हुआ था सीजीएल का, उसके भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और हर क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से खोल के रख देंगे, इस तरह से कि एग्जामिनर चाहे भी तो इससे बाहर आपसे सवाल बना ही ना पाए। इस बात की मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं, गारंटी लेता हूं। पूरा लेक्चर देखना। चलिए शुरू करते हैं। When for the first time did the Election Commission of India became a multi-member body? SSC CGL 2022 का एक क्वेश्चन है, दिसंबर वाले। पहली बार भारत का चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय कब बना? अभी एक इलेक्शन कमिश्नर है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है ना? तो अब ये पूछ रहा है ये मल्टी मेंबर बॉडी कब बना? इससे पहले सिंगल मेंबर बॉडी था। तो इसके लिए अब इस क्वेश्चन से हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो मैं लिख देता हूं। तो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे क्या क्या पॉइंट्स आपको एग्जाम में लेके जाने हैं वो एक बार मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज तो ये, सेंटर लेवल पे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो देश में बहुत अहम चुनाव आपके करवाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कौन से आर्टिकल में ये दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 324 आपको याद रखना है बाय हार्ट। ठीक है? आर्टिकल 324 मेंशन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है ना? अब आपसे सवाल पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, सेंटर में जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, दोनों हाउसेस के, लोकसभा के और राज्यसभा के, तो यानी यूनियन पार्लियामेंट के इलेक्शन से करवाता है। ऑप्शन आएगा पेपर में। ठीक है? एक ही क्वेश्चन से कम 10-12 क्वेश्चन आप लेके जाओगे, इस बात की मैं बता रहा हूं आपको। पार्लियामेंट हो गया। ठीक है? इसके अलावा जो हर स्टेट की अपनी अपनी असेंबली है, विधानसभाएं हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर भी इसमें आ जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है? एक इलेक्शन कमीशन होती है स्टेट लेवल पे। अब आप कहेंगे अगर स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन है तो वो किसकी इलेक्शन करा रही है? अगर स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन ये वाली इलेक्शन कमीशन करा रही है तो जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन होती है वो उसकी स्थापना 73rd अमेंडमेंट के बाद हुई, जिसके अंदर बताया गया कि जो पंचायत और लोकल बॉडी, जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, उनके इलेक्शन का जिम्मा इनके सर होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में। तो पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, साथ ही प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन सबके इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है? इतना समझ में आ गया? ये आर्टिकल आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ ले कि इसके अंदर कौन कौन होता है, तो भाई एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। स्टैटिक में से क्वेश्चन बन सकता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है?
और अभी आपसे पूछ ले तो अभी 25th इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनका अभी टर्म चल रहा है, 25th हैं, इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार। अब एक बार समझते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी आपको समझ में आ गई कि क्या करवाता है। अब आपको यह समझना है कि क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, देखते हैं। तो ये कह रहा है किस साल के बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, यानी इनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है 2 और होते हैं, तो पहले सिर्फ 1 हुआ करते थे। तो एक अमेंडमेंट आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड नहीं है पर इसका इंपैक्ट इस पे क्या पड़ा सुनिए। 1989 में, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं, 2-3 दिन से मैं आपको PYQs ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इस सेशन के बाद में वो लेक्चर भी देख लेना, पूरी पॉलिटी दिमाग में बैठ जाएगी आपके, गारंटी है। 1989 की मैं बात करूं तो उस टाइम पे एक अमेंडमेंट है जो बार बार एग्जामिनर पूछता है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसका क्या रेलेवेंस है, इस एक्ट के बाद क्या हुआ था, वैसे 1988 में आई थी, 89 में ये एप्लीकेबल हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ था, जो पहले वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको घटा करके 18 कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 21 से 18 कब किया गया, ईयर आपके सामने है, अमेंडमेंट आपके सामने है। तो ऐसा करने से जो फ्रेंचाइज है वो और वास्ट हो गई, है ना, ज्यादा लोग वोट डालने लगे, तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई और इसी कारण की वजह से इलेक्शन कमिश्नर्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ी। तो यही वो साल है 1989 का जब इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। ठीक है ना। तो अब बात आती है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर है, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो बार बार मैंने आपको बताया है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। अगर पॉलिटी में कुछ भी नहीं आता तो ये वाली सीरीज पूरी देख लेना, मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरी करवा चुका हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट करवाते हैं इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना। आपसे पूछे टेन्योर क्या होता है इन इलेक्शन कमिश्नर्स का, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कई बार बना है। तो इनका टेन्योर होता है 6 साल का, 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और CAG भी जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में 6 साल और 65 वर्ष। यानी कि अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर है उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा, अगर उसका टर्म 6 साल का खत्म हो जाता है तो रिटायर हो जाएगा। डिपेंड करता है कौन सी चीज पहले होगी, तो उस बेसिस पे इनका टेन्योर डिसाइड होता है। ठीक है ना। तो ये कहानी है इलेक्शन कमिश्नर की। अब देखिए आपके सामने कितने सारे फैक्ट्स आ गए, एग्जामिनर चाहे भी तो इससे बाहर कितना चला जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि इसका रिमूवल जो है, जो इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना आसान नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है तो उसकी सिक्योरिटी भी जरूरी है इलेक्शन कमिश्नर की। तो इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, इसको हटाना है अगर इलेक्शन कमिश्नर को, तीनों में से किसी को भी, तो इसका प्रोसीजर सेम है। प्रोसीजर सेम है किसकी तरह, प्रोसीजर सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। अब सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने का तरीका मैंने आपसे पूरा सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में कवर किया था कि वहां पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस की। उससे पहले एक कमेटी भी बैठती है जो इन्वेस्टिगेट करती है चार्जेस को, उससे पहले काफी सारी चीजें होती हैं, वो सब एक्सप्लेन्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना जैसे कि आसान नहीं है, उसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को उसकी विल के खिलाफ हटाना आसान नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है, तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, अगर इसको पहले जाना है तो ये भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपने लाइन बाय लाइन सुनी है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। बाकी जो मैं आपको लेक्चर्स कराता हूं उन सबकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। वो सारे लेक्चर्स का एक्सेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपके सामने है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमने पूरी तरीके से निचोड़ लिया। अब इसे कहते हैं एनालिसिस, और इसी एनालिसिस के बेसिस पे आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप झंडे गाड़ के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटी की। द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड डैश। माता पिता या गुरुजन का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसे भी मामला हो
6 वर्ष और डैश के बीच में के वर्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ये एक, पहली बात समझ लीजिए, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूं, पर इससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो फंडामेंटल ड्यूटी मैंने आपको लास्ट पीवाईक्यू सेशन में बताया था, फटाफट से रिवीजन मार लेते, फटाफट करेंगे, देखिए, क्योंकि लास्ट बार मैं बता चुका हूं। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया ये आइडिया? यूएसएसआर से। किसकी रिकमेंडेशन पे संविधान में ऐड किया गया? स्वर्ण सिंह कमेटी के, स्वर्ण सिंह कमेटी के, ठीक है। कब ऐड किया गया? 1976 में। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? 42वें संशोधन के थ्रू, ठीक है ना। और कितनी ड्यूटीज ऐड करी गई? 10। अब ये जो 10 ड्यूटीज ऐड हुई हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दी थी, और ये बात कर रहा है 11वीं ड्यूटी की। तो टोटल अभी 11 ड्यूटी हैं, और जो 11वीं ड्यूटी है, अभी आपको यह भी याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में आता है और पार्ट में आता है। इसके लिए पार्ट स्पेशल जोड़ा गया, पार्ट 4A, और इससे रिलेटेड एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। अब ये सारे क्वेश्चन अपने आप में एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, ये सारे फैक्ट्स एज इट इज आप याद रखेंगे। अब ये जो 11वीं ड्यूटी की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये पेरेंट की या किसी गार्जियन की एक ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि सरकार का काम तो है ही कि वो आपको फ्री एजुकेशन दे, राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो आंसर 14 हो गया। साथ ही साथ ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करे कि बच्चा शिक्षित हो। कौन सी से कौन सी उम्र तक? 6 से 14 साल तक की, कम से कम इतनी एजुकेशन तो हो। अब इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा आपको क्या याद रखना वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो यहां पे ये जो बात कर रहा है ना एग्जामिनर, ये बात कर रहा है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। अब इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट। अब इससे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चेंजेस हुए थे हमारे संविधान में। ये संविधान को अमेंड करने के लिए एक एक्ट आई थी। कब आई थी? ये आई थी सन 2002 में, 2002 में। इसका क्या रेलेवेंस है आपके एग्जाम से? पहले तो ये याद रखना, और ये इस ईयर में आई थी। इस अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन पे खासा जोर दिया गया था। अब इसको जोर देने के लिए संविधान में कुछ चीजें ऐड करी गई थी। उसमें नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर 1 पे यह आता है कि स्पेशली फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट के अंदर एक आर्टिकल ऐड हुआ, आर्टिकल नंबर 21A, और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। राइट टू फ्रीडम जो चलता है 19 से लेकर 22 के बीच में, तो उसी के बीच में आर्टिकल 21 है, और आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है 21, और 21A जोड़ा गया किस नाम से? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था कि भाई ये सरकार की ड्यूटी है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि वो आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर्स। समझ गए? इसके साथ ये तो हो गया पहला चेंज, ये हो गया फर्स्ट चेंज। दूसरा चेंज इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया? सेकंड चेंज किया गया डीपीएसपी में, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर अनुच्छेद नंबर 45 में चेंज किया गया, आर्टिकल 45 में। और इसमें यह कहा गया कि स्टेट हमेशा, स्टेट के अंदर, स्टेट की डेफिनेशन अगर आप देखोगे संविधान में, तो उसका मतलब पूरे इंडिया की बात हो रही है, सेंटर की सरकारों की, सेंटर के लेजिस्लेचर की, साथ ही स्टेट की सरकारों की, स्टेट के लेजिस्लेचर की, और अन्य जो लोकल बॉडीज है, ठीक है ना। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दे और उनकी वेलबींग के ऊपर भी ध्यान दे। तो ये 45th आर्टिकल को और जोर दिया गया ताकि एजुकेशन की वैल्यू और बढ़े, ठीक है ना। साथ ही एक और चीज ऐड करी गई जो थर्ड चेंज था, यानी कि जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई कि ये सिर्फ सरकार की ही ड्यूटी नहीं है, एज अ पेरेंट या गार्जियन आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को वो पढ़ाई के अवसर दें, 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को। समझ गए? तो ये था सारा लेखा जोखा इस क्वेश्चन का। अब एग्जामिनर के माइंड को हम इस तरीके से रीड करते हैं कि अब अगर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहे, अब इससे बाहर वो कितना चला जाएगा,
ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको रिवाइज करा दी। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी शेयर हो जाना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, नीचे आइकन होगा, और प्लेलिस्ट पूरी देख लेना, तो पूरा जनरल अवेयरनेस आपका प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही आपको रीजनिंग भी करवा रहे हैं, साइंस वाली टीचर भी हैं, इंग्लिश वाली टीचर भी हैं। जाने से पहले सबको मैं आपको दिखा दूंगा कि कब किसकी कितने बजे क्लास आती है। पूरा सिलेबस आपका यहीं से कवर हो सकता है आप चाहो तो। What is the minimum quorum required in the Lok Sabha so that it can transact any business? SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है और ये रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। लोकसभा में न्यूनतम कितने कोरम की आवश्यकता होती है ताकि वह कोई भी कार्य कर सके। अब हम इसको समझें कि कोरम का मतलब क्या होता है, उससे पहले हमें यह समझना है कि कोरम को डिसाइड कौन करता है। तो हमारे दिमाग में जवाब आता है स्पीकर। तो अभी मैं स्पीकर आपको पहले बताता हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। तो अगर मैं बात करूं स्पीकर की, तो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब उनका बिजनेस, उनका जो काम कर रहे हैं, जो उनके हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं, उनको चलाने के लिए एक अफसर बैठता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। जो लोकसभा में बैठता है उसको स्पीकर कहते हैं, जो राज्यसभा में सबसे ऊपर बैठता है, आपने टीवी में देखा होगा, बेंच पे चढ़ के बैठे होते हैं, जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा में और ओम बिरला जी लोकसभा में, तो वो होते हैं चेयरमैन राज्यसभा के, और लोकसभा के होते हैं स्पीकर। तो पहले हम देखते हैं स्पीकर के बारे में और आपके पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। अभी फिर मैं आपको बताऊंगा कोरम क्या होता है। वहां तक अराइव करने के लिए पहले ये कंसेप्ट क्लियर करो कि स्पीकर और डेप्टी स्पीकर क्या होता है। तो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर समझ आ गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसका, लोकसभा का, लोकसभा का, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपसे एग्जाम में पूछेगा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 93। सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही मैं आपको याद कराता हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। लोकसभा के जो अपने मेंबर्स होते हैं, इंटरनली इलेक्शन किया जाता है स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर का, ठीक है ना। स्पीकर के इलेक्शन की डेट डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट डिसाइड करता है स्पीकर। मेरा पार्लियामेंट वाला लेक्चर पूरा देख लेना, 2 पार्ट्स हैं उसके, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इस तरीके से मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्ट किया जाता है। और जिस दिन से स्पीकर इलेक्ट होता है तो स्पीकर जो है एक न्यूट्रल मेंबर बन जाता है, ना तो वो किसी पार्टी का बचा, यानी कि वो एक न्यूट्रल व्यक्ति है और उसकी काफी पावर होती है। स्पीकर की जो पावर्स होती हैं पहले ये समझ लीजिए, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, आर्टिकल नंबर 93, ठीक है जी। तो ये हो गई कहानी। अपने अंदरूनी मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। स्पीकर का सबसे जरूरी काम होता है हाउस के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखना। कितना शोर शराबा होता है आपकी पार्लियामेंट में, तो उसको संभालने का काम स्पीकर का होता है कि हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो आराम से चले। समझ गए मेरी बात। अब मान लीजिए आप एक स्कूल में आप लोग जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो वहां पे कई बार क्लास प्रोग्राम बनाती थी कि चलिए मास बंक पे चलते हैं, है ना। जब पूरी क्लास मिलकर बंक पे चली जाती थी और टीचर आती थी, खाली क्लास देखती थी और क्लास को कैंसिल कर देती थी। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे थे, ठीक है, और क्लास में से 45 बच्चे भी क्लास में नहीं है, यानी कि 4 बच्चे भी क्लास में नहीं है और 45-46 बच्चे क्लास के बाहर है, क्लास में सिर्फ 4 बच्चे बैठे हैं। तो टीचर कहेगी मैं बेवकूफ हूं जो मैं आपको पढ़ाने के लिए आई हूं, आज की क्लास को कैंसिल करते हैं। तो उसी तरीके से स्पीकर जब देखता है कि यार हाउस के अंदर मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसी को कहा जाता है कोरम। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि स्पीकर देखता है कि हाउस के अंदर कोरम नहीं है, तो हाउस को आज के लिए खत्म कर देते हैं और उस हाउस की मीटिंग को खत्म करने को कहते हैं एडजर्न। और हाउस को एडजर्न करने की पावर स्पीकर के पास होती है। अब कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए ताकि हाउस की मीटिंग हो सके, तो 1/10 जो है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर 1/10 लोग भी नहीं है, 500 में से अगर 50 लोग भी नहीं है, 550 में से अगर 55 लोग भी नहीं है, तो फिर हाउस को एडजर्न कर देगा। तो 1/10 का मतलब होता है कोरम। समझ गए। तो ये था इसका मतलब।
अब बात करते हैं स्पीकर की दूसरी पावर्स की। एक तो हाउस में डिसिप्लिन बनाएगा, समझ आ गया, मॉनिटर वाला काम है। दूसरा, हाउस को एडजर्न कर सकता है, ठीक है। अब इसमें भी टर्म्स होती है, मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करी है। हाउस की मीटिंग को कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए खत्म करने को एडजर्न कहते हैं। पूरे के पूरे सेशन को एंड करने के लिए प्रोरोगेशन कहते हैं। सेशन को बुलाने के लिए समन कहते हैं। और ये समन और प्रोरोगेशन की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, समझ गए। हाउस की मीटिंग को एंड करने की पावर स्पीकर के पास है, एडजर्न कर दिया, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या होती है, स्पीकर और क्या करता है, अगर मान लीजिए किसी एक हाउस से बिल उठा, वहां पे पास हो गया, दूसरे हाउस में बिल गया, वहां पे पास नहीं हुआ, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक। क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। और इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए होती है एक ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग, अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा अब ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में आती है, तो ये आर्टिकल नंबर 108 में दिया हुआ है। अगर कोई बिल फंस जाए, उसे पास कराना है, दोनों हाउसेस को साथ बिठाने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती है। और उन दोनों हाउसेस की मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, यानी उन दोनों हाउसेस की मीटिंग के ऊपर बैठेगा कौन, तो वो काम होता है आपके स्पीकर का, ठीक है। तो एक तो ज्वाइंट सिटिंग को संभालना स्पीकर का काम, एडजर्न करना हाउस को, कोरम नहीं है तो स्पीकर का काम। एक और बहुत जरूरी काम होता है इसका, हाउस के अंदर वोटिंग हो रही है, ठीक है। अब वो एक नॉर्मल मेंबर तो बचा नहीं, स्पीकर वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में 7th रैंक पे आता है, काफी ऊपर होता है। अब वो जो है स्पीकर एक न्यूट्रल बंदा है और पूरे हाउस की उसकी जिम्मेदारी है, वो एक मेंबर नहीं है, वोटिंग हो रही है तो वो वोट तो डालेगा नहीं। पर कोई ऐसा केस हो जाए जहां पे वोट इक्वल इक्वल आ गए, हाउस में 500 बंदे बैठे हैं, 250 ने भी वोट कर दिया और 250 ने ना के लिए वोट कर दिया, 250 ने पास करने के लिए वोट कर दिया, तो इसको बोलते हैं टाई की सिचुएशन। अब इस टाई को तोड़ने के लिए सिर्फ उस टाइम पे जो वोट करेगा उसको कहा जाता है स्पीकर। तो स्पीकर जो है कास्टिंग वोट डालता है। इस टाइप के वोट को, जो डिसाइडिंग वोट होता है, उसको हम कास्टिंग वोट कह देते हैं। कास्टिंग वोट, एग्जामिनर पूछ ले कि कास्टिंग वोट कौन डालेगा, स्पीकर डालेगा। कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 100 में आता है, ठीक है। पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है, अभी भी बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। अब कई तरह के बिल इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में, कोई ऑर्डिनरी बिल आ रहा है, कोई मनी बिल आ रहा है, फाइनेंशियल बिल आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रहा है। अब कोई भी बिल अगर मनी बिल है या नहीं है, तो इसमें जो डिसीजन होता है ना, तो वो फाइनल होता है स्पीकर का। यानी मनी बिल के ऊपर डिसीजन स्पीकर का होता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करेगा आपका स्पीकर भाई साहब, समझ गए। तो ये सारी ड्यूटी थी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की। अब डिप्यूटी स्पीकर का काम यही था जो काम स्पीकर का होता है, बस उस केस में आता है डिप्टी स्पीकर, जब स्पीकर एब्सेंट होता है या उसको ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये काम होता है स्पीकर का। स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर बैठेगा, दोनों नहीं होंगे तो एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन रहता है हाउस के लिए, वो बैठ जाएंगे, समझ गए। तो ये सारी वर्किंग थी स्पीकर की। अब एग्जामिनर को चैलेंज दो कि पूछ के दिखा दे कुछ इससे बाहर, अगर आपने ये सेशन ले लिया तो। क्यों आ रहा है मजा पढ़ने में, चलिए। अब मैंने आपको स्पीकर बता दिया, पर कोरम डिसाइड करने की पावर चेयरमैन के पास भी होती है, वो अपने हाउस में होती है। तो अगर मैं चेयरमैन की बात करूं, तो अब चेयरमैन से रिलेटेड भी क्वेश्चन सुन लीजिए। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। अब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन बैठते हैं कहां पे, तो वही स्पीकर जो रोल प्ले करता है लोकसभा में, वही चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन रोल प्ले करते हैं राज्यसभा में, ठीक है जी, राज्यसभा में, समझ गए। अब इसमें चेंज क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज है। पहली चीज तो आर्टिकल आप याद रखोगे, तो आर्टिकल 93 मैंने उसके लिए बताया था, आर्टिकल 89 में इसके लिए बता रहा हूं। आर्टिकल 89 बात करता है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, अब आप कहेंगे जैसे स्पीकर इलेक्ट हुआ है विद इन द हाउस, तो वैसे ही चेयरमैन भी इलेक्ट हो जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के ऑलरेडी इलेक्शंस होते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना हमारे देश का, वही होता है चेयरमैन राज्यसभा का, समझ गए। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये वाली बात आर्टिकल नंबर 64 भी कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा,
ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल तब प्ले करेगा जब प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है। तो ये एक चेंज है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होता है, बाकी जो डेप्यूटी चेयरमैन है उसका इलेक्शन विद इन द हाउस होगा। जब चेयरमैन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो बना पड़ा है प्रेसिडेंट उस वक्त के लिए, तो डेप्यूटी चेयरमैन आके कमान संभालेंगे। समझ गए? तो ये कहानी थी लोकसभा और राज्यसभा की, थोड़ी बहुत आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। बढ़ाएं आगे को, आगे बढ़ाएं कहानी को। चलिए, बढ़िया रिवीजन हो रहा है ना, तो नीचे कमेंट भी छोड़ते जाना, ठीक है। कमेंट्स नहीं दिखते मुझे अपने लेक्चर में, मुझे चाहिए आपके कमेंट्स। In which of the following cases did the Supreme Court of India pronounce the theory of the basic structure of the Constitution? निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का उच्चारण किया? तो अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि अगर आपको संविधान को अमेंड करना है, संविधान में संशोधन लाना है, तो वो जो प्रोसीजर है संशोधन लाने का, वो आर्टिकल नंबर 368 बताता है। आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368 पार्ट 20 में आता है, इसे रोमन में लिखा होता है। अब इसका इससे क्या लेना देना है? इसका इससे ये लेना देना है कि संविधान में अगर कुछ भी चेंज लाना है तो बिल्कुल लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रोसीजर है उसके लिए, पर आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया, बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कब दी गई थी, यही सवाल उसने पूछा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन थी, ये एक हुआ था केशवानंद भारती केस, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका ईयर हाथ पे गुदवा लेना बेशक, और टीचर को बोल देना जो इन्विजिलेटर है, ये मेरा टैटू है, ठीक है, पर ये ईयर आपको बिल्कुल याद रखना है। 1973 केशवानंद भारती केस, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो इसने डिफाइन किया था संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, साथ ही ये बताया था कि आप संविधान में कितना मर्जी संशोधन कर लीजिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाएंगे। कितने जजेस का बेंच बैठा था? 13 जजेस का बेंच बैठा था, आज तक का सबसे बड़ा बेंच बैठा था 13 जजेस का। साथ ही इसका लेना देना प्रियम्बल के साथ भी है। कैसे? प्रियम्बल से क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रियम्बल संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है? प्रियम्बल तो प्रस्तावना पत्र है, तो ऐसे सवाल बने। तो इससे रिलेटेड दो केस आपको याद रखने हैं। पहला हुआ था बेरूबरी यूनियन, बेरूबरी यूनियन केस, जो कि 1960 में हुआ था, ठीक है। बेरूबारी एक टेरिटरी थी, जो विवाद चल रहा था कि इसको देना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं। तो ये जो बेरूबारी यूनियन केस है, इसमें से ये बात निकल के आई थी कि भाई साहब जो प्रियम्बल है ना, जजमेंट ऐसा आया था कि प्रियम्बल संविधान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, यानी कि अब इसे आप अमेंड भी नहीं कर सकते। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग की चाबी तो है, पर ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इसने रिवर्स मारा केशवानंद भारती केस में। तो जो केशवानंद भारती केस हुआ 1973 के अंदर, उसमें कहा गया कि प्रियम्बल बिल्कुल बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। और वही बात छिड़ी कि अगर इंटीग्रल पार्ट है, यानी हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर अमेंड तो कर सकते हो, पर बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। तो यहां कहानी आई बेसिक स्ट्रक्चर की, इसलिए प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स जोड़े भी गए। कौन कौन से लास्ट क्लास में बताया था, कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन है प्रियम्बल के अंदर क्या कितनी बार अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट के थ्रू कौन से वर्ड्स ऐड किए गए, समझ गए। तो ये कहानी थी आपकी केशवानंद भारती केस की, समझ गए। चले आगे। Which part of the Constitution of India consists of the idea of welfare state? भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है? और देखिए 2023 मेंस का क्वेश्चन आपका आ गया, काफी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर आपने पॉलिटी को ढंग से रिवाइज करा है और मेरे से पढ़ ली तो वैसे ही बहुत इजी लगेगा। डीपीएसपी की अगर मैं बात करूं, डीपीएसपी आंसर ही तो नहीं बता दिया भाई, मैंने तुम्हें आंसर बता दिया है। अब वेलफेयर स्टेट का मतलब है जिसमें सोशलिज्म के आइडियाज को प्रमोट किया गया है, ठीक है, एक समता की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब ये डीपीएसपी क्या है, फटाफट से नजर मारते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
इसके अंदर समाजवाद को प्रमोट किया गया है। और डीपीएसपी क्या होते हैं? ये निर्देश होते हैं। ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसके लिए कुछ आइडियल्स दिए गए हैं कि जब भी आप देश के लिए कुछ भी कानून बनाओगे तो इन प्रिंसिपल्स को आपको दिमाग में रखना है। तो ये आइडिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब आपसे एग्जामिनर बार बार पूछता है कि डीपीएसपी कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कौन से पार्ट में आता है? संविधान के पार्ट 4 में आता है। ठीक है। कौन से आर्टिकल्स में आता है? आर्टिकल नंबर 36 से 51 में आता है। ठीक है ना। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इसी के अंदर बताया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होनी चाहिए। डायरेक्शंस हैं ये उन सिद्धांतों की जो सरकार को अपने दिमाग में रखनी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। अब ये क्या है भाई? नॉन जस्टिशिएबल। मान लीजिए जैसे आपके मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का, तो आपको एक आर्टिकल 32 कहता है कि चलो हो गया, कोई बात नहीं, आप चले जाओ कोर्ट के पास, कोर्ट आपको पक्का रेमेडीज देगा। तो यानी कि कोर्ट आपकी हेल्प करेगा, यानी कि वो जस्टिशिएबल है। पर डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है, ये सिर्फ मॉरल वैल्यूज है। उस वक्त इतने संसाधन नहीं थे कि इन्हें जस्टिशिएबल बनाया जा सके, पर इसमें से कई चीजों को फॉलो करती है सरकार। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, तो वो आप याद रख सकते हो, जो बार बार पूछ लेता है। आर्टिकल नंबर 39A पूछता है एक तो बार बार, ये कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है ना। इसी तरह की बहुत सारे इसके अंदर प्रोविजंस हैं, आगे जाओगे 42, 41 में इक्वल वेजेस देना, लोगों के अंदर समता बनाए रखना, मैटरनिटी रिलीफ देना, काउ स्लॉटर को रोकना। तो इस तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। आर्टिकल 40 को फॉलो भी किया सरकार ने 73rd अमेंडमेंट में। आर्टिकल 40 कहता है विलेज पंचायत के बारे में, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेंगे। आर्टिकल 44 हमेशा डिबेट में रहता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, बार बार पूछा जाता है पेपर में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। आर्टिकल 50 लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपकी न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका से अलग किया जाए, मतलब उसके जो फंक्शंस हैं वो अलग रहेंगे, यानी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जो आपकी सरकार है उसके फंक्शंस बिल्कुल अलग है। जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अलग है, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 51 कहता है कि भाई प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। समझ गए? तो आपका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। आपको एक आइडिया समझ में आ गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं। यहीं से सवाल आते हैं बार बार। अब बात कर रहा है पार्लियामेंट्री कमिटी की। इन विच ईयर वॉज द एस्टिमेट्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? एसएससी ने बार बार एक क्वेश्चन पूछा है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं एस्टीमेट कमेटी में, कितने मेंबर हैं, सबसे ज्यादा मेंबर कहां से आते हैं, ऐसे सवाल। पर यह क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आएगा अगर आपसे पूछा जाए किस ईयर में हुआ। तो अब पार्लियामेंट की ना अपनी कुछ कमिटीज होती हैं, कई सारी स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। एक सा सवाल बनता है कब बनी, कितने मेंबर्स होते हैं, तो कुछ फाइनेंशियल कमिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। अब इन कमिटियों का काम क्या होता है? पार्लियामेंट के अंदर कई सारे काम होते हैं। अब पार्लियामेंट के कामों को संभालने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए सरकार उस पैसे को सही जगह पे लगा रही है जिसके लिए वो बिल पास कर रही है या नहीं, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस पे चेक रखने के लिए कुछ फाइनेंशियल कमिटीज बनाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये 3 फाइनेंशियल कमिटी आप याद रख सकते हो। एक आप याद रखेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जो पेपर में आता है वही मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन लेक्चर है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की जो कॉम्पोजिशन है वो पूछ लेगा। पहले ध्यान रखना पब्लिक अकाउंट्स कमिटी बनी कब थी? 1921 में बनी थी। और ये किसकी एक्ट के थ्रू बनी थी? तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था,
अब ये एक्ट से ना भाई क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं पेपर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो ये हम कहां से करें? आपके हर सवाल का जवाब आपकी उसी प्लेलिस्ट में अभी भी पड़ा है, जाके देख सकते हो, बकायदा सारी एक्ट्स को एक्सप्लेन करके लेक्चर है वहां पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बोला गया कि भाई एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाइए। उस वक्त भी तो असेंबली होती थी, पर जब भारत आजाद हुआ उसके बाद इसकी प्रॉपर कॉम्पोजिशन करी गई, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपसे कॉम्पोजिशन पूछ लेता है। तो अभी इसमें 15 मेंबर्स तो लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर आपके राज्यसभा से आते हैं, तो कुल मिला के 22 मेंबर की ये टीम होती है। इसमें जो इलेक्शन होता है फ्रॉम विद इन द मेंबर्स होता है, आपस में ही मेंबर्स इलेक्शन करते हैं। इसके कुछ चीजें हैं, जैसे कि इन 22 मेंबर्स में से कोई भी मिनिस्टर नहीं हो सकता जो सरकार को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, कोई मिनिस्टर नहीं होगा, सब पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होगा उसी रेशो में जिसमें वो वहां पे बैठी हुई है। तो 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। जो स्पीकर होता है, स्पीकर क्या करता है, इसके चेयरमैन को अपॉइंट करता है। चेयरमैन इसका एक बनाया जाता है जो अपॉइंट करता है। इन फाइनेंशियल कमिटीज का, जैसा कि मैंने मकसद बताया, क्या है कि प्रॉपर स्क्रूटिनी करना, देखना जो पैसा सरकार बोल रही है, ये बिल्कुल लेमन टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूं, जो सरकार पैसा अप्रूव करा रही है पार्लियामेंट से, क्या उसे सही जगह पे यूज किया जा रहा है। और इस तरह का ऑडिट अकाउंट करने की जो पावर है वो किसके पास है? वो सीएजी के पास है। किसके पास है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसलिए सीएजी को गाइड और फ्रेंड भी कहा जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। तो सीएजी अपनी रिपोर्ट इनको देती है, फिर उसके बाद ये आगे देखती है कि उसका क्या करना है। तो ये कहानी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है जी। इसी तरीके से एक होती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये भी इसी तरह की होती है, सिमिलर। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो ये आपसे पूछ सकता है कितनी कमिटीज हैं फाइनेंशियल कमिटीज, तो आपका जवाब होगा 3। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 आ गए लोकसभा से, 7 आ गए आपके राज्यसभा से। इनका जो चेयरमैन है वो स्पीकर डिसाइड करेगा, चेयरमैन बाय स्पीकर ये अपॉइंट करता है, और सेम वर्किंग होती है। अब कुछ उसके अंदर चीजें हैं जो अगर मैं बताने लगा तो काफी सारी लंबी क्लास हो जाएगी, पर एग्जाम में ये कॉम्पोजिशन ही पूछता है। मेन है आपकी एस्टिमेट्स कमेटी, ये कई बार बनती है, और ये वाली जो कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग वाली, ये 1964 से शुरू हुई है, 1964 से, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया कि पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बारे में पूरी देखा जाएगा, रिसर्च करी जाएगी। एस्टिमेट्स कमेटी, इसका टेन्योर 1 साल का होता है इन सब कमिटीज का, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं 1 साल के लिए करे जाते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी की जो स्थापना हुई है 1950 में हुई है। अगर इस बार एग्जामिनर ने पूछा है कब करी गई, तो अगली बार पूछ सकता है किसकी रिकमेंडेशन पे करी गई, तो उस वक्त के हमारे देश के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मैथाई। इनकी रिकमेंडेशन पे ही एस्टिमेट्स कमेटी बनाई गई। और एस्टिमेट्स कमेटी की खास बात क्या है कि इसके अंदर कोई भी मेंबर राज्यसभा से नहीं आता। ये सबसे बड़ी कमेटी है, इसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं, और सबके सब लोकसभा में से होते हैं। कोई भी मंत्री लेवल का बंदा नहीं होता, हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होती है। सीएजी की रिपोर्ट्स को एनालाइज किया जाता है, एप्रोप्रिएशन देखा जाता है पैसे का। तो ये काम होता है एस्टिमेट्स कमेटी का। तो ये सारी चीजें हैं जो कमिटीज, ये 3 बताई मैंने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड एस्टिमेट्स कमेटी। ऐसे का ऐसा याद कर जाना। चलिए, Which of the following is constituted under आर्टिकल 280 of the Constitution of India? इजी लेवल का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट, CGL 2023 मेंस। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? बात कर रहा हूं मैं आर्टिकल नंबर 280 की, ठीक है। ये बात करता है फाइनेंस कमीशन की। किसकी? फाइनेंस कमीशन की। तो एक तो आपको जवाब मिल गया। अब आपसे पूछेगा फाइनेंस कमीशन का टेन्योर कितना लंबा होता है। तो भाई फाइनेंस कमीशन जो है हर 5 साल के लिए अपॉइंट करी जाती है, 5 इयर्स के लिए, ठीक है। हर 5 साल का इसका टेन्योर होता है। जो सबसे पहली फाइनेंस कमीशन बनी थी, तो जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थी, उसके जो चेयरमैन है उनका नाम आपसे पूछ सकता है।
जो उनके चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है केसी नियोगी, केसी नियोगी। ठीक है, अगर पहला पूछ रहा है तो करंट भी पूछ सकता है। 15th फाइनेंस कमीशन 2017 से चली है और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एन के सिंह, एन के सिंह, यह याद करना है। फाइनेंस कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या होती है? इसके अंदर एक तो होता है चेयरमैन प्लस 4 होते हैं अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स। अब इस टीम को पूरा करने की जिम्मेदारी, यानी कि टोटल 5 मेंबर्स हैं, इनको कौन अपॉइंट करेगा? तो हमेशा की तरह वही नाम होता है प्रेसिडेंट का और डिसीजन होता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो प्रेसिडेंट जैसा कि रबर स्टैम्प का काम करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन मेंबर्स को, 5 को। अब इस कमीशन का काम क्या होता है? इस कमीशन का काम सिंपल है कि जो पैसा है, जो टैक्सेस है, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, जो टैक्सेस की नेट प्रोसीड्स है उसे किस तरीके से सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया जाए, पैसे को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, इसके बारे में पूरी की पूरी रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन बनाता है और प्रेसिडेंट को जाके थमा देता है। प्रेसिडेंट ऐसी की ऐसी रिपोर्ट लेके पार्लियामेंट में दे देता है, उस पर डिस्कशन होता है। स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए और कुछ रिसोर्सेज चाहिए, वो भी एलोकेट करता है। फाइनेंस कमीशन देखता है किसको क्या जरूरत है, टैक्सेस को कितना बांटा जाएगा सेंटर और स्टेट में। तो ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का, पैसे का मैनेजमेंट, फाइनेंस कमीशन। समझ गए? तो आर्टिकल 280 ये सारी चीजें बताता है। इस तरीके से हमने एक और टॉपिक कर लिया, फाइनेंस कमीशन। हर क्वेश्चन का जितना फायदा उठा सकते हो उठाइए। आज की पॉलिटी की अब तक मैं सारी क्लासेस ले चुका हूं, ये बिल्कुल लास्ट क्लास है। तो जिन्होंने नहीं देखा है इस लेक्चर सीरीज को आप देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में करा चुका हूं, मॉडर्न हिस्ट्री के भी पीवाईक्यूज ऐसे ही डिस्कस किए थे। तो अगर आप बीच में भी 2 लेक्चर मेरे आए थे पीवाईक्यूज के पॉलिटी के, तो कुल मिला के 5 लेक्चर आपको पीवाईक्यूज के मिलेंगे पॉलिटी के, 4 लेक्चर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मिलेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, और उसके अलावा चैप्टर्स मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। 30 से 34 लेक्चर्स हो चुके हैं अभी। हर लेक्चर 40 से 50 मिनट का जाता है। पूरे प्लेलिस्ट आप अगर देख लेते हो, जनरल अवेयरनेस में टॉप करने के पूरे चांसेस बनाओगे। ठीक है, और जिन बच्चों को साइंस पढ़ना है तो साइंस के लिए अभिषेक सर आते हैं 7 बजे, उनसे भी अभी मैं आपको मिलवाऊंगा। चलते हैं आगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं। कल से आएगा स्टैटिक जीके। In India, which of the following bills cannot be introduced in the राज्य सभा? SSC CGL 2023 मेंस इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, तो मेंस में भी कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं बन रहे हैं। कंसिस्टेंटली रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइए बस। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? तो अगर आपने मेरा पार्लियामेंट वाला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको सारे बिल बताए थे किस तरीके से पास होता है। 3 रीडिंग होती है और ऐसे ऐसे करके बिल पास होता है। तो उसमें कैटेगरी थी ऑर्डिनरी बिल की, मनी बिल की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की और फाइनेंस बिल की। तो यहां पे बात हो रही है भाई मनी बिल की। अब ये जो मनी बिल होता है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सवाल बनता है बता देता हूं। तो जो मनी बिल होता है, तो इसके बारे में आपको जानना है कि इसकी में जो पावर होती है वो राज्यसभा की बिल्कुल नील बटा सन्नाटा होती है। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी बिल में ऑलमोस्ट इक्वल पावर होती है, पर मनी बिल के केस में पावर लोकसभा की ज्यादा होती है। मनी बिल के अंदर क्या आता है वो समझ लीजिए। मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो कौन से सभा में? लोकसभा में। एक तो ये पॉइंट बन सकता है क्वेश्चन का। दूसरा आपसे पूछेगा कि मनी बिल को, ये मनी बिल है या नहीं है, इसे डिसाइड कौन करेगा? अभी बताया मैंने आपको, डिसाइडेड बाय स्पीकर। अब मनी बिल की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए वो लिखी है आर्टिकल नंबर 110 के अंदर। ये आर्टिकल बार बार एग्जामिनर पूछता है, आर्टिकल 110। तो बेसिकली मनी बिल इतना होता है, लेमन भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं, तो जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाए, जो पैसा कंटिजेंसी फंड से निकाला जाए, जो पैसा पब्लिक अकाउंट्स फंड से निकाला जाए, किसी तरह का टैक्स इंपोज करना है, किसी तरह का टैक्स हटाना है, तो आप सब में कॉमन चीज देख रहे हो, पैसा है सबके अंदर। तो जिस बिल के अंदर पैसे से रिलेटेड कोई भी बात हो, वो सारी डेफिनेशन आर्टिकल 110 बताता है मनी बिल।
ऐसा नहीं है कि पैसे की बात सिर्फ मनी बिल में होते हैं, कुछ फाइनेंशियल बिल्स भी होते हैं। जो चीजें आर्टिकल 110 में नहीं आती वो आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल में आती हैं। पार्लियामेंट पढ़ लेना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल 110 की डेफिनेशन देता, आर्टिकल 110 डेफिनेशन देता आपको मनी बिल की, समझ गए? मनी बिल को डिसाइड कौन कर रहा है? स्पीकर डिसाइड कर रहा है। अब मनी बिल कहां पेश हो सकता है? सिर्फ लोकसभा में। किसके द्वारा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक बिल होता है। पब्लिक बिल का मतलब बोले कि ये गवर्नमेंट बिल होता है। गवर्नमेंट बिल का मतलब बोले तो इसे सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई मिनिस्टर ही आगे बढ़ा सकता है, मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। और मनी बिल अगर डिफीट हो गया इसका मतलब सरकार गई भैया, सरकार का कॉन्फिडेंस खत्म। तो मनी बिल की इतनी पावर होती है। अब सारा जो कंट्रोल है मनी बिल का वो लोकसभा के पास क्यों दे रखा है? सोचिए, क्योंकि लोकसभा वो सभा है जहां पे आपके द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड लोग बैठे हैं और उन्हीं के पास हक होना चाहिए कि आपके पैसे का क्या करा जाए, समझे? राज्यसभा में आप लोग डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते हो, तो लोकसभा में ही बिल उठेगा, लोकसभा में उसी 3 रीडिंग से पास होगा। अब मनी बिल के लिए क्या होता है ना कि एडवांस में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, एडवांस प्रायर रिकमेंडेशन किसको? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को पहले बताया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है ना? तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही मनी बिल पेश होता है। मनी बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा पे क्या पावर है? राज्यसभा ना तो उसे रिजेक्ट कर सकता, ना उसमें अमेंडमेंट दे सकता। अमेंडमेंट दे सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। राज्यसभा बोल सकता है मनी बिल में यार मुझे ये बातें पसंद नहीं आ रही, लोकसभा की मर्जी है, माने या ना माने, नहीं मानेगी तब भी पास हो जाएगा। तो राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है वो पूछेगा। राज्यसभा मनी बिल को ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक के लिए टाल सकता है, दैट्स ऑल। 14 दिन के बाद ये बिल ऐसे का ऐसा पास हो जाएगा अपने आप और सीधा जाएगा प्रेसिडेंट पे हस्ताक्षर के लिए। प्रेसिडेंट मनी बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? या तो उस बिल को साइन कर देगा या उस बिल को रोक सकता है अगर उसे नहीं सही लग रहा पास करना, पर उस बिल को वापस से पार्लियामेंट के पास नहीं भेज सकता, जो कि वो कर सकता था किसी ऑर्डिनरी बिल में। यानी कि उस पर सस्पेंसिव वीटो नहीं होती। एग्जामिनर पूछ लेगा सस्पेंसिव वीटो किसके पास नहीं होती है, कौन से बिल में लेकर के? तो मनी बिल में लेकर के नहीं होती सस्पेंसिव वीटो। समझ गए? तो ये कहानी थी मनी बिल की। इससे ज्यादा तंग नहीं करेगा आपको एग्जामिनर, यहीं तक का उसका दायरा है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? पूरा पॉलिटी दिमाग में आ गया होगा, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से रिवीजन हो रहा है ना, मजा आ रहा है। तो इसीलिए आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है कि कल से फिर आपको पॉलिटी की क्लास देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आर्टिकल नंबर 32 की बात करते हैं पहले, और साथ ही ले लेते हैं आर्टिकल नंबर 226 को, और साथ ही ले लेते हैं आर्टिकल नंबर 13 को। ठीक है, ये 3 आर्टिकल मैं आपको बताता हूं। जब फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स कहां से आते हैं? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं भाई? पार्ट 3 में दिए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक जाते हैं। अब आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून अगर कोई भी लेजिस्लेचर बना रहा है, अगर स्टेट कोई ऐसा कानून बना दे जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या संविधान के खिलाफ है, तो वो फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है और वो उस कानून को नल एंड वॉइड बता सकता है। तो आर्टिकल 13 तो बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करी है, एक्शन कहां लिया गया? जुडिशियल रिव्यू पे। तो आर्टिकल 32 आता है, ये बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है जी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? आपको संविधान में कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ आपके अधिकार हैं जिसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर कोई उससे आपको छीनता है, सरकार अगर आपसे वो कानून, वो अधिकार आपके छीनती है, तो आप उसके बचाव के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। इसलिए बाकी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिकली एक छठा राइट बनाया गया था, आर्टिकल 32 में ये आता है। ठीक है, इसीलिए इसको बी आर अंबेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। पर अब आप कहोगे कि क्वेश्चन में तो ये लिखा है हाई कोर्ट की रिट इशुइंग पावर, अभी उसी पे आ रहा हूं। संविधान ने आपको जो मौलिक अधिकार दिए हैं, अगर उसका हनन होता है तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो आर्टिकल 32 का यूज करके, या फिर आप आर्टिकल 226 का यूज करोगे और सीधा हाई कोर्ट के पास जाओगे। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए वो 5 तरह के रिट्स इशू करता है। रिट्स यानी लीगल ऑर्डर, और वो जो रिट इशू करता है उसी पावर को डिफाइन किया है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट इशूइंग पावर, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट इशूइंग पावर को। रिट वो लीगल ऑर्डर्स हैं जो आपके फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करते हैं। समझ गए? तो ये है इसका बेसिक सा मतलब। चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये तंग कर सकता है, आज के बाद नहीं करेगा। अब मैं बात करूं रिट्स की, तो रिट्स हो गए वो लीगल ऑर्डर, इतना समझ में आ गया। अब जो रिट्स होते हैं ना, ये कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं, ये कुल मिला के 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला रिट अगर मैं बात करूं तो ये होता है हैबियस कॉर्पस का। किसका होता है? हैबियस कॉर्पस, और ये लैटिन टर्म्स है। ठीक है ना, तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। इसको हम लेमैन भाषा में बोलते हैं टू ब्रिंग द बॉडी। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी। अब इस रिट का इशू कब होता है? मान लीजिए किसी इंसान को गवर्नमेंट की किसी संस्था ने, पुलिस ने या किसी ने भी उसको इलीगली डिटेन कर लिया, यानी उसे बंद कर दिया है, बिना चार्जेस बताए, बिना कुछ बताए आपको ले जाके कहीं पे बंद कर दिया। अगर वो आप उसकी जगह पे हो तो आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट पे जा सकते हैं कि भैया हमारा इंसान वहां पे बंद है, कुछ चार्जेस नहीं पता। तो वो क्या करेंगे, वो हैबियस कॉर्पस का रिट इशू कर देंगे जो कहेगा उस इंसान को बुलाइए, क्या उसका डिटेंशन लॉफुल है वो इस पे चेक करेगा। और अगर डिटेंशन अनलॉफुल निकला कि आपने गलत किया, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया उनके, तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस रिट का इशू करके आप किसी को ऐसे छुड़वा सकते हैं अगर वो इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है। तो समझ गए? तो ये 5 में से हो गया एक रिट हैबियस कॉर्पस का। चलिए फटाफट से बताता हूं हैबियस कॉर्पस है, एक मिनट, हाँ, एक हो गया हैबियस कॉर्पस। अब दूसरा जो आता है तो एक हो गया हैबियस कॉर्पस, एक रिट आपको याद रखना है मैंडेमस। मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस कहता है वी कमांड, वी कमांड। अब इस क्वेश्चन के थ्रू देखिए आपके रिट्स भी रिवाइज हो गए, आपके फंडामेंटल राइट्स भी कहीं ना कहीं हमने टच कर लिए, तो एक आर्टिकल 226 के दम पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं आज के पेपर का। वी कमांड कहता है कि अगर कोई ऑफिसर, कोई लीगल कोई इंसान है, कोई पब्लिक ऑफिशियल है जो अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहा है, तो कोर्ट उसको मैंडेमस का रिट इशू जारी कर सकता है। मैंडेमस का रिट इशू कर सकता है जिसके द्वारा वो कमांड कर रहा है कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए, टू परफॉर्म योर पब्लिक ड्यूटी। समझ गए? टू परफॉर्म योर पब्लिक ड्यूटी। रिट्स के लिए पूरा एक बढ़िया एलोंगेटेड सेशन भी है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी आपको ये फ्रेजेस याद रखने हैं। हैबियस कॉर्पस का मैंने बताया टू ब्रिंग द बॉडी, मैंडेमस है वी कमांड, और बचे प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और कोवरंतो। ठीक है, तो एक आपको अभी आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, उसके लिए आप लिंक आप सेशन का उसमें से देख सकते हो, वरना सेशन लंबा हो जाएगा। तो पहला हो गया हैबियस कॉर्पस, दूसरा हो गया मैंडेमस, मैंडेमस, तीसरा हो जाएगा सर्शियोरारी, ये रिट्स हैं, चौथा हो जाएगा कोवरंतो, और पांचवा हो जाएगा आपका प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। अब अगर आपके अंदर उत्सुकता है इनका मतलब जानने की, तो वो वाला लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, 5 रिट्स एक्सप्लेन करके एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन आज करने वाले।
Which article of the Constitution of India lays down that an Indian citizen has the right to use any restaurant, road और public place? CGL 2023 मेंस का क्वेश्चन है और इसे मैं टफ कैटेगरी में डालूंगा। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को बारीकी से नहीं पढ़ा है तो यहां फंस सकते हो। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो अब वो पूछ रहा है, इसका जवाब है आपका फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, तो फंडामेंटल राइट्स पूरा रिवाइज नहीं करेंगे, इस आर्टिकल से रिलेटेड चीजें मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे बात हो रही है राइट टू इक्वलिटी की, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, और राइट टू इक्वलिटी आपको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18। तो अगर राइट टू इक्वालिटी देख रहे हो आप, यहां पे इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है, पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ये सारे ही 14 से 18 के बीच में ऑप्शंस कैसे लगाओगे? तो आपको पर्टिकुलरली याद होना चाहिए कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। तो आर्टिकल 15 है, पहले तो इसका आंसर समझ लीजिए, उसका सब क्लॉज है ये सेकेंड वाला। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 करता है प्रोहिबिशन of discrimination on the grounds only of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है कि सरकार की कोई भी जगह आप सबके लिए ओपन होगी, आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के अंतर्गत। यानी कि जो भी रेस्टोरेंट्स है, पब्लिक प्लेसेस है, वो सबके लिए बराबरी से है, सब लोग उसको यूज कर सकते हैं जो स्टेट फंड से बनी है। तो यही है आर्टिकल 15 का एडिशनल मतलब। तो ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। वैसे ही आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। रिवाइज कर लो ऐसी फटाफट। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जैसे कि आप देखते हो एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हो या सीडीएस का दे रहे हो, किसी बात देख रहे हो, उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है ना, हर कोई उस पेपर को भर सकता है। अगर आप एक एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हो तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। पर लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कुछ रिजर्वेशंस करती है सरकार, तो वो कर सकती है। ठीक है ना। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो ये मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पीवाईक्यूज के और सेशन देखोगे, पूरा फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन्ड है, पूरा लेक्चर दे रखा है। पॉलिटी में अगर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के अगर आप करना चाहते हो, आपको लगता है यार मेरे को पूरा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देता हूं जो आपको प्लेलिस्ट से पढ़ने हैं। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो पढ़ लेना, प्रेसिडेंट पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना, पार्लियामेंट पढ़ लेना, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर। बस ये सारे 4-5 लेक्चर्स अगर आप देख लेते हो और साथ ही ये पीवाईक्यूज की वीडियोस देख लेते हो, पॉलिटी पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द डैश। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय के प्रदान करता है। तो आर्टिकल 148 क्या है? आर्टिकल 148 बताता है सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी एक सिंगल मेंबर बॉडी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज द हेड ऑफ इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। जो सरकारों के अकाउंट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उनके द्वारा होल्ड करी गई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी डिपार्टमेंट के, तो सबके अकाउंट्स को ऑडिट और उसको जो है ना पूरी पैनी नजर रखता है उस पे। तो जितने घोटाले पकड़ता है वो सीएजी पकड़ता है, ठीक है ना। और सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको हेल्प कर रहा था? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, समझाया था ना। तो सीएजी को अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट, ये याद रखना। इसका टर्म वही इलेक्शन कमिश्नर वाला होता है, 6 साल और 65 ईयर्स ऑफ एज।
ठीक है, इतना हो गया यार। और इसको भी हटाया उसी तरीके से जा सकता है जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, वही रिमूवल प्रोसीजर होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। अपना रेजिग्नेशन देगा तो प्रेसिडेंट को देगा। तो ये सारी बातें थी सीएजी के बारे में, ये भी पीवाईक्यूज में डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितने टाइप के रिट्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के। और रिट जुरिस्डिक्शन वाला लेक्चर पूरा गिवन है, 5 रिट्स मैंने आपको नाम समेत सारे बता दिए हैं। तो ये था आपका पॉलिटी का रिवीजन। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 मिनट और रुक जाओ बस, अगर यहां तक देखा है तो सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा। ये देख लीजिए हम आपको क्या करवा रहे हैं। ये अभिनंदन बैच है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। रोज यूट्यूब पे लेक्चर्स मिलते हैं। हमारा ये चैनल है रेडियन लर्निंग। सब्सक्राइब करो पहले तो चैनल को, बेल आइकन को दबा लीजिए। रोज शाम को 6 बजे क्लास आती है। मैं आपको जनरल अवेयरनेस करा रहा हूं जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा। 79 दिनों में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। टारगेट सीजीएल 2023 है, पर सिलेबस तो बदलने नहीं वाला। तो अगर आप किसी और एग्जाम की या अगले साल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या इस साल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे पहले आपका कोर्स इनफ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन आपकी फैकल्टी है तो मैंने अपने बारे में आपको बता दिया। रोज शाम को 6 बजे मिलना है। ये है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये है आपके अभिषेक सर, ठीक है। इनकी क्लास आती है 7 बजे। क्या पढ़ाते हैं ये? तो ये भाई साहब साइंस पढ़ाते हैं आपको। अगर साइंस में किसी भी तरह का डाउट है तो इनकी क्लास ले लेना, कोई डाउट नहीं बचेगा। पूरी प्लेलिस्ट में आपको इनकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जनरल साइंस बाय अभिषेक सर। ये हैं आपके इंग्लिश के टीचर। इंग्लिश के सारे कंसेप्ट्स आपके टिप्स पे याद हो जाएंगे। 8 बजे इनकी क्लास आती है। रोज इनसे जुड़ना है तो 8 बजे इनके पास आना। और रीजनिंग के कंसेप्ट्स आप टिप्स पे ले जाना चाहते हो तो ये है रोहित सर। इनकी क्लास रोज रात को 9 बजे आपको देखने को मिलेगी। बैक टू बैक हमारी क्लासेस होती हैं 6, 7, 8, 9। सिर्फ इतना पढ़ लो, साथ ही आप अपने मॉक टेस्ट दीजिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और कल मिलूंगा आपसे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।